नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। आयकर नियमों में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 1961 के इनकम टैक्स कानून को बदलकर नए डायरेक्ट टैक्स कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। 21 महीने में कुल 89 बैठकों के बाद टास्क फोर्स ने ये रिपोर्ट तैयार की है। टास्क फोर्स ने विंटर डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी DDT को पूरी तरह से हटाने की सिफारिश की है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स यानी MAT को भी पूरी तरह से हटाने की सिफारिश इस टास्क फोर्स ने की है। इसके अलावा सभी के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर 25% करने की सिफारिश शामिल है। टास्क फोर्स ने इनकम टैक्स की दरों और स्लैब में भी बड़े बदलाव की सिफारिश की है और आयकर दाताओं की फेसलेस स्क्रूटनी के लिए ज़रूरी उपाय सुझाए हैं और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की बात भी कही गई है। तो समझेंगे कि देश में जो मौजूदा इस वक्त सिस्टम है टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स का, उसमें किस तरीके की मुश्किलें हैं जिसके चलते इसे बदलने की ज़रूरत है, और जो खबरें आ रही हैं, जो सुझाव सामने आ रहे हैं, उन सुझावों के साथ हम स्थिति को कितना बदल पाएंगे और उसका लाभ सरकार को रेवेन्यू के तौर पर और उन हितधारकों को, मैं कहूँ खासतौर पर जनता को या फिर जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उन पर इसका क्या असर होगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुनील गर्ग साहब हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। यतीश राजावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आर्थिक मामलों पर खास तौर पर आप लिखते हैं और नजर रखते हैं। यतीश, स्वागत है। और हमारे साथ अजय दुआ जी होंगे, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन शुरुआत में पहले करना चाहूँगा सुनील गर्ग साहब, जो इस वक्त मैं कहूँ कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को देखें और कहा जा रहा है कि 1961 सब कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन टैक्स सिस्टम करीब करीब वही चला। थोड़े बहुत बदलाव समय समय पर हुए हैं। इसमें क्या आमूल चूल यानी कि पूरी तरीके से बदलने की बात हो रही है, ज़रूरत है, या फिर महज कुछ हिस्से या उससे कहीं ज़्यादा? कविंद्र जी, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि 1961 का जो कानून है वो 58 साल का हो गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट रिटायरमेंट की उसको ज़रूरत थी। और दूसरी बात है, ये डायरेक्ट टैक्स कोड जो अब आया है सर, ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है। 2010 में भी डायरेक्ट टैक्स कोड आया था, ड्राफ्ट रिपोर्ट आई थी, और जो माननीय अपने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि उस पर एक सहमति बन जाए, वो नहीं बन पाई। हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने 2017 में जब IRS को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट टैक्स की कोड की अब ज़रूरत है। तो 2017 में एक कमेटी द्वारा बनाई गई और इस कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट दी है। अगर हम इस रिपोर्ट को, जो कि अभी पब्लिक डोमेन में तो नहीं है, पर जो बातें उभर कर सामने आ रही हैं, बेसिकली 4 चीज़ों पे कोई भी टैक्स सिस्टम डिपेंड करता है, और चारों पिलर्स को इस कमेटी ने बड़ा डीपली स्टडी किया है और उसमें बड़े आमूलचूल परिवर्तन की सजेशन की है। सबसे पहली बात है टैक्स रेट्स को लेके इंडिविजुअल में भी और कॉर्पोरेट में भी बहुत परिवर्तन की बात की गई है। इंडिविजुअल में कहा गया है कि 50-55 लाख तक के जो टैक्स असेसी हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कॉर्पोरेट टैक्स को देखिए। कॉर्पोरेट टैक्स में जब से ट्रंप साहब ने कॉर्पोरेट टैक्स 35 से घटाकर 21 किया है और बाकी कंट्रीज भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारे डेस्टिनेशन चेंज कर रहे हैं लोग। तो डायरेक्ट टैक्स कोड में 25% हमने किया था 400 करोड़ तक की टर्नओवर की कंपनीज को। रिकमेंडेशन है कि आप डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, दोनों को 25% पे ले आइए। अभी सिचुएशन क्या है, 400 करोड़ तक की टर्नओवर में 25%, उसके बाद 30%, उसके बाद 40% है फॉरेन कंपनीज को। और जो कंपनीज को सबसे बड़ी समस्या है, जिस पर काफ़ी लिटिगेशंस भी चल रहे हैं, मैट को लेके काफ़ी है, क्योंकि मैट का रेट ही 18.5% है आपका। DDT है, उसका रेट अगेन 20% बैठता है। उसके लेके कमेटी ने रिकमेंड किया है कि आप इनको हटा दीजिए, क्योंकि DDT शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए, और मैट का रेट या तो कम कर दीजिए, 18.5% का रेट जस्टिफाइड नहीं है। सबसे बड़ा जो चेंज इसमें आया डायरेक्ट टैक्स कोड में, वो टैक्स असेसमेंट प्रोसीजर को लेके है, जिसको टैक्स हरेसमेंट का नाम भी दिया जा रहा है, और हमने 1-2 बार ये प्रोग्राम भी किया इसके ऊपर, E-असेसमेंट को लेके। कमेटी ने सजेस्ट किया है कि असेसिंग ऑफिसर की पूरी जो सिस्टम्स को चेंज कर दीजिए। होना क्या चाहिए कि एक पूरा डिपार्टमेंट होगा जिसमें पूरा कुछ लोग या कुछ कमिश्नर्स या कुछ असेसिंग ऑफिसर होंगे, वो डिपार्टमेंट असेसमेंट करेगा, फेसलेस होगी, रैंडम होगी, किसी से कोई मतलब इसका नहीं होना चाहिए। और सर, इस कमेटी ने एक और रिकमेंडेशन की है, वो की है टैक्स डिस्प्यूट्स को लेके, कि आप टैक्स डिस्प्यूट्स का हालत ये है सर हमारे यहाँ पर
कि 11.5 लाख करोड़ रुपए, अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, कि 11.5 लाख करोड़ का हमारा टैक्स ड्यू है, उसमें से 98% रिकवरेबल ही नहीं है। अब सोचिए कि 11 लाख करोड़ तो रिकवरेबल ही नहीं है आपका, आप डिस्प्यूट्स में पड़े हुए हैं। किसके लिए डिस्प्यूट्स में? तो एक नया सिस्टम दिया है कि जब सीआईटी अपील, जो कि पहली अपीलेट अथॉरिटी होती है हाई असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट की, आप सीआईटी अपील में जाते हैं, आईटीएटी में जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, 15 से 20 साल का टाइम चाहिए सर। क्या सजेशन क्या है? सजेशन ये है कि असेसिंग ऑफिसर एक ड्राफ्ट ऑर्डर देगा और सीआईटी अपील, जो पहली अपीलेट अथॉरिटी है, उसके और आपके बीच में एक मेडिटेशन होगा कि आप मेडिटेशन कर लीजिए, आप बैठ के समझौता कर लीजिए। अगर समझौता निकल जाता है और आपको लगता है कि मैं कुछ बात मान जाऊं, तो एक उसको आप बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी जो रिकमेंडेशंस काफ़ी इसमें दमदार हैं। यतीश, जो बात सुनील जी कर रहे हैं कि तो 58 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट देना ज़रूरी है, लेकिन जिस तरीके की दिक्कतें हमने देखी इस टैक्स सिस्टम के साथ, और ऐसा नहीं सिर्फ दिक्कतें थी, इसने काफ़ी कुछ दिया है, और देश में जिस तरीके से मैं कहूँ कि सरकारों के पास जो रेवेन्यू जनरेशन हुआ है उसमें एक बड़ा योगदान इसका रहा है। हालांकि उसमें प्लस माइनस और नेगेटिव चीज़ें भी रही हैं। उन तमाम जो 21वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति के साथ साथ हम व्यापार को फर्स्ट स्टेज पर रख रहे हैं, किस तरीके के बदलाव की ज़रूरत महसूस होती है, और जो मौजूदा रिकमेंडेशन सामने आ रही हैं उसमें कितना ज़्यादा दम दिखता है उन बदलावों को एक साथ उनको चैलेंज को निपटने में? देखिए, इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक है टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस क्या है, दूसरा टैक्स रेट क्या है, तीसरा फंडामेंटल टैक्स डिस्प्यूट को कैसे हैंडल करता है डिपार्टमेंट। पहला और तीसरा जो पार्ट है वो आपके कन्वीनियंस का, मतलब उससे प्रोसेस अगर सिंपल होगा तो लोगों को उससे तकलीफ नहीं होगी, लोग हरास नहीं होंगे, और एक माहौल बनता है कि सरकार हम पे दबाव नहीं डाल रही, बल्कि उद्योग को प्रोत्साहन दे रही है और इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जो टैक्स रेट का इशू है वो हर वक्त कॉर्पोरेट की भी और इंडिविजुअल की भी रिक्वायरमेंट, डिमांड यही रहती है कि वो कम हो। सरकार की कोशिश ये रहती है कि उनका टैक्स रेवेन्यू कम ना हो, और तो इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये इसमें बैलेंसिंग एक्ट है। इसमें चेंज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे, डोमेस्टिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए, इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स को देखते हुए चेंज रूटीनली एवरी 2 ईयर 3 ईयर फाइनेंस बिल में आ सकते हैं। बट फंडामेंटल जो है, देखिए, प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट या जिस तरह से टैक्स कलेक्शन हो रहा है उसमें आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो टैक्स दायरे में इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि उनको लगता है इससे हरासमेंट बढ़ेगा। और टैक्स दुनिया में कहीं पे भी, हर सरकार से सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों की टैक्स से ही होती है। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट टैक्स कोड का एक फंडामेंटल है कि मिनिमम इंटरफेरेंस हो लेकिन मैक्सिमम कलेक्शन हो। दूसरा है कि डिस्प्यूट्स को किस तरह से हैंडल करें। हर डिस्प्यूट को आप कोर्ट में या अपीलेट ट्रिब्यूनल में ना ले जाएं, उसको अगर आप डिपार्टमेंट लेवल पे मीडिएशंस में एड्रेस कर सकते हैं तो वो बेहतर है। उससे एक चांसेस है कि उसका मिसयूज़ भी हो सकता है, क्योंकि आप डिपार्टमेंट को थोड़ी पावर ज़्यादा दे रहे हैं मीडिएट करने की, लेकिन वो एक बेटर स्टेप है कि आप उसको ट्राइब्यूनल में डाल दें। तो ये दोनों चीज़ें इस टैक्स कोड में डाली गई हैं। जो तीसरी चीज़ है जिसमें है कि रेट्स क्या हों इंडिविजुअल के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए। देखिए, माहौल इकोनॉमी का ये है आज की तारीख में कि सारे सेक्टर्स स्लो डाउन से किसी ना किसी तरीके से जूझ रहे हैं। तो उस माहौल में उनको इंसेंटिव्स की ज़रूरत है। सबसे बड़ा इंसेंटिव स्टॉक मार्केट को या कंपनीज़ को यही होता है कि उनकी बॉटम लाइन पे डायरेक्ट बेनिफिट दिया। डायरेक्ट बेनिफिट आप सिर्फ टैक्सेशन से दे सकते हैं, कोई और तरीका नहीं है कि आप डायरेक्ट बेनिफिट दें। डिविडेंड टैक्स मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगेन आप इन्वेस्टर्स को, हर इन्वेस्टर्स को एक रिटर्न दे रहे हैं डायरेक्टली उनके हाथ में, तो उससे एक माहौल बनता है। तो मेरे ख्याल से मिलजुल के जो सरकार कोशिश कर रही है वो ये है कि एक माहौल को सुधारा जाए और प्रोसेस को बेहतर किया जाए,
क्योंकि वही उसी धर्रे पे अगर हम चलते रहे तो आर्थिक स्थिति या जो ग्रोथ का टारगेट हमने रखा है 8 से 10% का, अगर $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनानी है तो वो अचीव करना मुश्किल होगा। अजय दुआ हमारे साथ हैं। अजय सर, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से 1961 के इनकम टैक्स कानून को बदलने की बात हो रही है और नए कोड की बात हो रही है, जिसको लेकर जो टास्क फोर्स बनाया गया तो उसने रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी है। मोटे तौर पर कई सारी बातें कही गई हैं। डीडीटी को ख़त्म करने की बात है, मैट को ख़त्म करने की बात है, टैक्स स्लैब को बदलने की बात है, कॉर्पोरेट टैक्स को 25% लाने की बात हो रही है और सबसे बड़ी चीज़ जो दिखती है कि ह्यूमन इंटरफेस को कम किया जाए और टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए। कैसे देखते हैं इन ज़रूरतें जो हमारे मौजूदा दौर में है टैक्स सिस्टम में, और ये सिफारिशें हैं? मेरे हिसाब से ये जो सजेशंस दी गई हैं, मैं इसको सुझाव कह रहा हूं जी। कारण ये एक कमेटी है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है, अब सरकार ने इसके ऊपर एक व्यू लेना है। और मैं आपको ये भी याद कराना चाहूँगा कविर जी कि 2005 में भी एक बारी डायरेक्ट कोड के बनाने के लिए कमेटी बनी थी और उन्होंने 2-2.5 साल लिए थे अपनी सिफारिशें देने के लिए, और उन्होंने भी कुछ जो सजेशन दिए थे, सुझाव दिए थे, वो इसी पथ पे थे कि टैक्स रेट को कम करना चाहिए, 25% लाना चाहिए। और सरकार ने कहा था कि हम इसके ऊपर भी व्यू लेंगे और हम एक इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर भी एक कोड बना रहे हैं, दोनों को मिलकर देखेंगे। फिर 2009 की इलेक्शंस आ गई और इसको वो डायरेक्ट टैक्स कोड को बेरी कर दिया गया। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आपने प्रश्न पूछा मेरे से कि ये जो डायरेक्ट इंटरएक्शन एक अधिकारी से ना करने की जगह इसको डिजिटली किया जाए, और उसमें अब जो सजेशन दिया गया है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। वो कह रहे हैं कि जी आपका असेसमेंट ऑफिसर नहीं होगा, असेसमेंट यूनिट होगी। मतलब कि आपका जो केस टैक्स पेयर का जो केस देखेगा 3-4 लोग जो उस विषय के कुछ विशेषज्ञ होंगे वो भी वो देखेंगे, और आपको जो इंटरैक्शन करना होगा वो अपने आप कंप्यूटर के थ्रू ही करना है। ना आपको पता लगेगा कि कौन आपका टैक्स देख रहा है, और ना उस अधिकारी को या उस यूनिट को जिसमें एक से ज्यादा अधिकारी होंगे उनको भी पता है कि किससे बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस के अनुसार है। विदेशों में भी किसी का कोई अधिकारी नहीं होता। जो विकसित देश हैं वो अपना टैक्स भरते हैं, उनको वहां से रिटर्न जवाब आता है अपने कंप्यूटर के मार्फत, और अगर कोई फाइनल नोटिस वगैरह हो तो शायद वो उनको एक रिटर्न नोटिस भी चला जाता है। बट वो बिल्कुल आता है टैक्स डिपार्टमेंट का, किसी अधिकारी का सिग्नेचर नहीं, किसी का पता नहीं। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और ज़्यादा हमें जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट दोनों तरफ से होने का ज़्यादा अवसर होगा इसमें। लेकिन दुआ साहब, एक और चीज़ जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स की बात हो रही है, इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात है, कम करने की बजाय। ये अगर सिफारिश को हम मानते हैं तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पर और कितना होगा, और उसकी भरपाई फिर कैसे होगी? जी हाँ, ये भरपाई का ही विषय है जिसके कारण 2005 के डायरेक्ट टैक्स कोड के ऊपर जो कमेटी बनी थी उनकी रिपोर्ट के ऊपर निर्णय नहीं ले पाए। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इंसेंटिव अगर हम स्टॉक मार्केट को देना चाहते हैं वो है ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो इन्वेस्टर के ऊपर लगता है, वो खत्म कर दिया जाए। तो उससे स्टॉक मार्केट जो सबको फिक्र लगा हुआ है कि हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट पे बहुत असर पड़ा है कि इस साल जो सरकार ने सरचार्ज लगाया है 12% और मतलब नेट इफेक्ट में 2% और 5%, सरचार्ज के ऊपर 7 और 12%, पर वो कम करने से जरूर बाहर का विदेश की पैसा स्टॉक एक्सचेंज में आना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण आज भारत की स्टॉक मार्केट डाउन है कि एफपीआई को लगता है कि अब उनको टैक्स भरना पड़ेगा। पर ये एफपीआई अगर कॉर्पोरेट्स होती, कंपनीज होती तो उनको ना भरना पड़ता। ये वो कॉर्पोरेट्स को भरना पड़ रहा है जो इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं। कारण ये जो सरकार ने टैक्स लगाया है
ये उन्हीं को ऊपर है जो इंडिविजुअल्स जिनका 2 करोड़ और 5 करोड़ से इनकम ज्यादा है, राइट। तो अगर कंपनी के मार्फत इन्वेस्ट कर रहे होते, ट्रस्ट के मार्फत कर रहे होते तो ये नहीं लगना था। पर जो ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स बन के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन्होंने उनको फर्क पड़ा है। तो जरूर ठीक बात है कि आपका भरपाई का मौका होगा, बट मेरे हिसाब से अगर रेट आप रीजनेबल रखेंगे, जैसे सिफारिश है कि 30% से 25% लाइए, टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा। और वो साथ ये भी कह रहे हैं कि आप अपना 12% और 14% और नेट इफेक्ट टैक्स का पड़ रहा है 37% और 39%, अगर वो भी सरचार्ज भी ना लगाया जाए, इतना ज्यादा टैक्स के इनकम कम नहीं हो, जो रेवेन्यू है जितना डर लगता है सरकार को। कारण रीजनेबल टैक्स रेट पे ज्यादा कंपनीज भी टैक्स भरेंगी और इंडिविजुअल्स भी। कारण एक सिफारिश तो ये भी है कि इंडिविजुअल टैक्स रेट भी ठीक किया जाए, हिंदुस्तान में ज्यादा है। बिल्कुल। मेरे हिसाब से ये सब रिकमेंडेशन के ऊपर गौर से सरकार को विचार करना चाहिए। मैं इस पर भी आऊंगा कि किस तरीके से आगे जो पिछली बार 2009 या 10 में जब देखा था हमने कि सब कुछ आया लेकिन उसे अमल पर नहीं ला पाया। लेकिन सुनील जी, उससे पहले इम्पैक्ट की मैं अगर बात करूं, ये जो मोटे तौर पर अगर डीडीटी या अमेठी की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर मैं कहूं कि जो कॉर्पोरेट टैक्स की बात हो रही है, फिर इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल के बड़ा हिस्सा कहा जाता है और आम पब्लिक से जुड़ा हुआ है, उसमें किस तरीके से बदलाव अगर हम देखते हैं, जो विकल्प पिछली बार सामने आए थे, इस बार क्या उम्मीद कर सकते हैं अगर उसमें देखें, और उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल तौर पर सरकार को कितना, उसकी भरपाई कैसे? देखो कविंद्र जी, अगर हम डाटा देखते हैं टैक्स कलेक्शन का, तो 2001 में हमारी जो टोटल कलेक्शन थी टैक्स की वो 65,000 करोड़ थी, 65,000 करोड़। और जो 2019-20 का हमने टारगेट रखा है वो रखा है 13 लाख करोड़, 20 गुना, 20 साल में 20 गुना टैक्सी कलेक्शन। तो टैक्सी कलेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट बाय कंप्लायंस बढ़ रही है। जहाँ तक ये 3 इशू जो अजय दुआ जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, देखिए डीडीटी किसका सब्जेक्ट है? डीडीटी है शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड आता है तो उसके हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए। सरकार कहती थी हम शेयर होल्डर को नहीं पकड़ पाएंगे, तो इसलिए कंपनीज के हाथ में टैक्सेबल कर दिया था। अब चूंकि आपका टेक्नोलॉजी है, सारे पैन आधार लिंक्ड है, तो आप उसी के हाथ में टैक्सेबल कर दिए जहाँ पे वो टैक्सेबल होना चाहिए। ये सिफारिश लॉजिकल की सिफारिश है। अब हम मैट पे आ जाइए। सर मैट पे क्या था कि 7.5% से शुरू हुआ था मैट जब पहली बार आया था, और 18.5% पर पहुँच गया मैट आज की डेट में। अब जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम सारी एग्जम्पशंस और डिडक्शन को धीरे धीरे फेज आउट कर रहे हैं, तो मैट की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि बुक प्रॉफिट पे आप लगा रहे हैं ना। तो जब आप एग्जम्पशन रिडक्शन ही नहीं है तो फिर मैट की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो एक लॉजिकल है कि इस पे होना चाहिए। जहाँ तक फॉरेन कंपनी का सवाल है, फॉरेन कंपनी में देखिए आप 40% टैक्स चार्ज करते हैं, और लॉजिक ये है कि चूंकि आप डीडी पे नहीं करते हो तो 25 और 15 40 हो गया। लेकिन इस रिकमेंडेशन में क्या कहा गया है कि जो कंपनीज होंगी फॉरेन कंपनीज, वो टैक्स तो 25% दें, लेकिन अगर वो ब्रांच प्रॉफिट पे टैक्स अलग देना पड़ेगा जब वो अपने प्रॉफिट्स को शिफ्ट करेंगी अपने हेडक्वार्टर में, तो आप टैक्स ले लीजिए। उसका इंपैक्ट क्या होगा सर कि फॉरेन कंपनी चाहेगी कि मैं उस पैसे को हिंदुस्तान में री इन्वेस्ट करूं, उस पैसे को हिंदुस्तान में लगाऊं। जब आपका इन्वेस्टमेंट साइकिल इतना डाउन है तो ये रिकमेंडेशन बड़ी फ्रूटफुल है। डीडीटी का पैसा भी आपके पास से निकलकर शेयर होल्डर के हाथ में जाएगा, कंपनी के पास में पैसा होगा। ऐसी जो मैट है, कंपनी आप प्रॉफिट में नहीं है, आप मैट चार्ज कर रहे हैं, कैश आउटफ्लो हो रहा है उसको बाहर निकलने में दिक्कत आ रही है। तीनों जो रिकमेंडेशंस हैं लॉजिक रिकमेंडेशंस हैं, ऐसा लॉजिक के साथ आई ये चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि टैक्स की कलेक्शन बढ़ेगी, आपको टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना है, टैक्स के रेट को भी ठीक करना जरूरी है, लेकिन आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक कर लीजिए, लिटिगेशंस को ठीक कर लीजिए, और इंडस्ट्री को इंसेंटिव दीजिए इंडस्ट्री लगाने का, आपकी टैक्स का रेट बढ़ेगा। जैसे मैंने आपको डाटा भी दिया, 20 गुना कलेक्शन हमने कर लिया 20 सालों में। और यतीश जी, जिस तरीके से सुनील जी कह रहे थे कि अगर डिस्प्यूट को देखें और डिस्प्यूट के बाद रिकवरी को देखें तो परसेंटेज बहुत लो है, तो अगर हम टैक्स स्लैब और उन दरों को काफ़ी कम करें और स्लैब को बढ़ा दें तो उसकी भरपाई शायद उसी डिस्प्यूट से हो सकती है, जिसको कि रिकमेंडेशन में ये कहा जा रहा है कि इस तरह के मसलों को मध्यस्थता के जरिए नेगोशिएट करके ख़त्म किया जाए तुरंत। तो ये जो इंटरिम स्टेप लिया है कि आप जो मीडिएशन है वो ट्राइब्यूनल के पास जाने की जगह एक मतलब कमिश्नर और एक असेसमेंट यूनिट के पास जाएगी, तो ये अपने आप में अच्छा स्टेप है। एक और चीज़ में जो मतलब देखिए 2 पहलू हैं जो इसमें समझना ज़रूरी हैं और इसको स्थिति के हिसाब से समझना ज़रूरी है। पहला है कि आप माहौल कैसे बदलें, टैक्स के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए।
दोनों का माहौल बदलना है, क्योंकि दोनों का माहौल ख़राब हो चुका है पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि कुछ स्टेप्स ऐसे अनहोनी में या गलती में, मान लीजिए जैसे FPIs पे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पे जो मार लगी, उसकी वजह से मार्केट गिरा। मार्केट अपने आप में गिरना, उसका जो लॉस है वो शेयर होल्डर्स को और इन्वेस्टर्स को अक्रॉस द स्पेक्ट्रम होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस था, इस DTC में अब रिकमेंडेशन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हटा सकते हैं। तो ये डायरेक्टली मार्केट का माहौल बदलता है। मार्केट का माहौल बदलता है तो एक नोशनल इनकम बढ़ती है, तो लोगों को लगता है कि हम बेहतर कर रहे हैं पास से, तो वो सेविंग्स ज़्यादा करता है, या वो इन्वेस्टमेंट, अगर उद्योगपति है तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करता है। तो दोनों ही चक्के चलाने ज़रूरी हैं, सेविंग का चक्का भी चलाना ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट का चक्का भी चलाना ज़रूरी है। DDT भी एक तरह से ट्रिपल टैक्स है। पहले तो प्रॉफिट पे टैक्स हुआ, फिर डिविडेंड पे टैक्स हुआ, फिर डिविडेंड एज ए इनकम टैक्स हुआ इंडिविजुअल के हाथ में, पे आ गया। तो ट्रिपल टैक्स है। तो ये अपने आप में इसका लॉजिक, मतलब जब ये लगाया गया था तब भी इस पर बहुत भारी आर्ग्यूमेंट हुई थी कि आप किस चीज़ को अब क्या है कि जब ये लगाया गया था तब एक स्थिति थी कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे उसके ओरिजिनल होल्डर को, लेकिन अब पैन और बैंक अकाउंट इतने क्लोजली लिंक्ड और इतने प्रॉपर्ली मैप्ड आउट हैं कि उसकी मतलब वो उसको आइडेंटिफाई करना अब मुश्किल नहीं है। हाँ, मतलब मुश्किल नहीं, कोई छुप ही नहीं सकता। अब सिस्टम से कोई नहीं छुप सकता। तो एक जो चीज डायरेक्शनली चेंज होनी चाहिए जो कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि अब जो लोग जिनको टैक्स पे करना है वो किसी भी हालत में टैक्स या सरकार की आंखों से छुप नहीं सकते। या तो वो GST के रूप में, ट्रांजैक्शन के रूप में सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, या वो बैंक अकाउंट के रूप में आ जाते हैं। नहीं आते तो अब हमें पूरी प्रणाली को सर्वेलेंस या हैरेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं चलाना है, हमें चलाना है कि हम इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा दें, इन्वेस्टमेंट का चक्का कैसे चलाएं, सेविंग्स का चक्का कैसे चलाएं, कंजम्पशन कैसे बढ़े। क्योंकि अगर आप उसकी किसी भी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ाएंगे तो वो उसको या तो सेव करेगा या उसको कंज्यूम करेगा, दोनों इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है। तो इसीलिए आई थिंक ये जो फंडामेंटल शिफ्ट है, और ये शिफ्ट आसानी से नहीं होगा, क्योंकि देखिए सरकार को भी अपने कर्मचारियों को, CBDT को ये लॉजिक समझाना पड़ेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके टारगेट कम नहीं होंगे, उनके टारगेट वही रहेंगे। तो उनको भी लगेगा कि अगर हम रेट कम कर रहे हैं और हम टारगेट सेम रख रहे हैं तो कैसे हम उसको अचीव करेंगे। ये चैलेंज होगा। दुआ साहब, आखिरी कमेंट में चाहूँगा आपका कि जिस तरीके से ये सब कुछ सामने आ रहा है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट टैक्स में इंडिविजुअल की बात करें, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से बात होती रही है, और मैं 2007 में जब कमेटी बनी और 2009 में जो उसकी रिपोर्ट आई उस पर भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी और काफ़ी कुछ सिफारिशें भी थी। डायरेक्ट टैक्स में इंडिविजुअल लेवल पर मैं कहूँ कि किस तरीके से आपको लगता है कि इस वक्त ज़रूरत है इंडिविजुअल, इकोनॉमी और कंट्री के रेवेन्यू के नज़रिए से? बिल्कुल जी, उसमें कोई मत हो नहीं सकते कि सरकार चलती है, सरकार के सारे प्रोग्राम चलेंगे कि जब उसके पास कोई उत्पन्न होगा, इनकम हो गए। पर प्रश्न है कि आपने केक को, जिसे कहते हैं कि केक का साइज बड़ा करना है, या आपने जो टैक्स रेट्स लगाने हैं उससे इकोनॉमी ग्रो ना करे, इकोनॉमी श्रिंक करे। तो जो लोग टैक्स के नेटवर्क में आए हुए हैं उन्हीं को आप ज्यादा टैक्स लगाते रहते हैं, उन्हीं से जिसे सो कॉल्ड टैक्स टेररिज्म हो जाती है, उन्हीं के साथ जरूरत है कि आप अपने टैक्स बेस को वाइडन करिए। जो आप कर रहे हैं 2.5% से अब 3-3.25% शायद अनुमान है कि लोग टैक्स को भर रहे हैं। मेरे हिसाब से इसके ऊपर हमें ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। ये 2.5 से 5% जाना जरूरी है, कारण बहुत लोग हैं जो अभी इनकम टैक्स की रेंज से बाहर हैं, और जो भी कारण हो कि एग्जेम्पशन का कारण हो या जानबूझ के ट्रैक नहीं हो कर सकते, पर अब कम से कम जो व्यापार में हैं उनका तो GST नेटवर्क से वो फोल्ड में आ जाएंगे और उसका वैसे ही कुछ बेनिफिट देख रहे हैं। पर उसके अलावा भी एग्जेम्पशंस को कम किया जाए, जो अप्रोच इस कमेटी ने भी कही है जी। और ये कमेटी, जैसे आपको मालूम है कमेटी, ये CBDT के एक मेंबर इसके चेयरमैन हैं। तो CBDT का मैं यही समझूंगा कि CBDT
भी इस मत की है। सहमत है, कारण बिल्कुल। उनके ही एक सीनियर वरिष्ठ अधिकारी ने ये सिफारिशें या चेयरमैन थे और ये दी है। वो ठीक है, उसके बाद बाकी लोग, कुछ प्राइवेट लोग थे, कुछ अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह थे इस कमेटी में। पर जरूरी दुनिया भर में जब इनकम बड़ी है सरकार की, तब टैक्स रेट रीजनेबल रखा गया है, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। और ये जो हम करते हैं कि स्टेट से पैसा ना शेयर किया जाए, उसके लिए सरचार्ज लगा दिए, सेस लगा दिए कि सेंटर के पास वो पैसा आता रहे, वो जल्दी से जल्दी हमें बंद करना चाहिए। ओके सर। कारण वो भी ग्रोथ के लिए, हमारे फेयरनेस के लिए भी मैं कहूँगा वो ठीक नहीं है। अगर आपको बहुत अमीर आदमी को से कुछ पैसे लेने हैं तो वेल्थ टैक्स लगाइए, राइट सर। इनकम टैक्स नहीं, वेल्थ टैक्स है। आप शुरू करिए, आपके पास 10,000 आदमी जो हिंदुस्तान में बहुत अमीर हैं, उनसे वेल्थ टैक्स लीजिए, इनहेरिटेंस टैक्स लीजिए, और वो लॉस पूरा कर सकते हैं। कारण वो थोड़ा सा ग्रोथ उन्होंने अपना कंट्रीब्यूट कर दिया है, तो ये कह सकते हैं कि शायद उनके पास पैसे इनएक्टिव वेल्थ है। चलिए दुआ सर, वक्त कम है, इक्वालिटी के लिए जी मैं माफी चाहूंगा। और एक सुनील साहब, बहुत संक्षेप में, इंडिविजुअल इनकम टैक्स को लेकर एक बड़े बदलाव की संकेत हैं, आपके हिसाब से क्या बड़ा बदलाव उम्मीद कर सकते हैं? जैसे दोनों पैनलिस्ट ने कहा, देखिए इंडिविजुअल टैक्स को कम करना समय की ज़रूरत है। आप जब उसको पैसा छोड़ते हैं इंडिविजुअल के पास में, या तो वो कंज्यूम करता है या वो इन्वेस्ट करता है, तो दोनों ही इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया है। और जिस हिसाब से लोगों की इनकम बढ़ी है, तो एक स्लैब रेट बीच में आना चाहिए था, जैसे हमने उम्मीद भी किया था कि 5 के बाद सीधा 20 का है। तो जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उसको रिलीफ की बहुत ज़रूरत है। अप टू 50 लाख की इनकम वाला या 3-4 लाख रुपये महीने की इनकम वाला, उसको रिलीफ की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इसने रिकमेंड किया है, बातें अभी सामने नहीं आई हैं, पर डायरेक्ट टैक्स कमेटी ने रिकमेंड किया है इसको। चलिए, ये रिपोर्ट पब्लिक होगी और उम्मीद करते हैं कि तमाम जो पक्ष है उनसे सुझावों की बात होगी, और उसका देखना होगा कि किस तरीके से इसे अमल में लाने के लिए सरकार आगे कदम बढ़ाती है। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और जो मौजूदा टैक्स कानून है और जो नई सिफारिशें हैं उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए। फिलहाल जितना ही, नमस्कार।